हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री जो 2017 में पूछा गया था उसको एनालिसिस करेंगे। ये सेट 2 है, सेट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप यदि मेरे सेट 1 को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ सर्च करिए स्टडी के बाद स्पेस डाल लेना हमारे साथ। वहाँ से आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो बेल आइकन घंटी इसको जरूर दबा देना ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के रोमन स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह लुम्बिनी में स्थित है, इसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। बी ऑप्शन है अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। और थर्ड ऑप्शन है अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था। डी ऑप्शन है उसने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था। तो आपको रोमन स्तंभ लेख के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अलॉयस एंटिन फुरहर ने इसको 1897 में खोजा था, राइट। रोमन स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? यह है लुम्बिनी में। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है। यह अशोक ने स्वयं इसकी यात्रा की थी। जब सम्राट बना 20वें वर्ष में उसने इस गांव की यात्रा की थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। जब अशोक वहाँ पहुँचा तो उसने गांव को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया। ऑप्शन सी भी यहाँ सही है। और वहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था। और यहाँ पर जो नहीं काम किया था, अशोक के द्वारा बुद्ध कोणार्कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है। सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? ऑप्शन ए है क्लाडियस, ऑप्शन बी है डाइमेक्स, ऑप्शन सी है डायोडोरस और डी ऑप्शन है डायनोसिसिस। कौन था ये बिंदुसार? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसकी गद्दी पर बैठा। और यूनानी लेखों में इसे मित्रोचैटस, जैसे संस्कृत में हम जिसे कहते नहीं हैं अमित्रघात, इसे मित्रोचैटस कहा जाता है। और एक बात बता दूं, भद्रसारिस को किस में कहा जाता है? वायु पुराण में, ठीक है। जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? सिंहसेन। आप ये याद रख लेना जरूर। क्वेश्चन में मिलान में पूछा जाता है कई बार कि जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है, वहाँ पर मिलान में जब आ जाए तो हम इसको इजी वे में कर सकें, राइट। तो हुआ गया था कि सीरिया का जो शासक था एंटियोक्स, आप ये याद रख लेना, सीरिया का जो शासक था एंटियोक्स ने अपना एक राजदूत भेजा था इसके दरबार में। उसका नाम था डाइमेक्स, राइट। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और एक बात आगे एक नोट कर लीजिए, मिस्र का जो शासक था टॉलमी सेकंड, उसने इसके दरबार में डायोनिसिस को भेजा था। यहाँ पर ऑप्शन डी में डायोनिसिस भी दे रखा है, तो ये याद रख लेना। और एक बात इसके साथ आपको मिलती जुलती बता दूँ कि बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोशाल ने, ठीक है। मक्खली गोशाल। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही है आंसर, डाइमेक्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त धर्म प्रचारक हैं और सूची 2 में उनके क्षेत्र दे रखेंगे, उनको कौन कौन से क्षेत्र दिए गए थे धर्म का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इनको मिलान करना है। जो मजांतिक थे, ये मजांतिक तो कश्मीर और गंधार का इनको एरिया मिला हुआ था। तो महारक्षित, ये यमन देश दिया गया था इनको कि यमन में जाएंगे और वहाँ पर इसका धर्म का प्रचार करेंगे। और महाधर्म रक्षित जो थे ये महाराष्ट्र के इनको एरिया दिया गया था। और सोन व उत्तर को स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसके साथ मिल जाएगा। ए 1 और बी का 4, सी का 2 और डी का 3 यहाँ पर राइट आंसर है इसका। आपको मुझे ये बताना है जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? किसने इसको लीड किया था? हु वाज द प्रिजाइडिंग एट दैट टाइम? कौन इनको अध्यक्ष कर रहे थे? आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर भी बता दूंगा। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी राजगृह में, ठीक है। और उस समय ये हुई थी 483 BC में और उस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और आपको ये बता दूं उस समय शासन किसका चल रहा था? शासन चल रहा था अजातशत्रु का, जो हर्यक वंश के शासक थे। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, ठीक है, वैशाली। तो वह ये कब हुई थी? पूरे 100 साल के बाद। ये हुई थी 483 BC में और ये वाली हुई थी 383 BC में, राइट।
और यहाँ पर क्या हुआ था कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सबा करीम थे। तो शासन कौन किसका चल रहा था? काल अशोक का। ठीक है, काल अशोक जो थे ये किस वंश से रिलेटेड थे? ये थे शिशु नागवंश से। ठीक है, शिशु नागवंश, यहाँ पर ये याद रहेगा। तो इस बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था आपको याद होना चाहिए। तो इनको क्या हुआ था कि ये अनुशासन को लेकर के उस समय इनका मतभेद हो गया था। तो इसको भी बाद में बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए महासंघिक 2 भागों में उस समय बांट दिया गया था। राइट। तो तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? जो थर्ड वाली थी, जिसका मैंने पूछा है आपको अध्यक्ष कौन है, आप नीचे आंसर ज़रूर देना। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, आप ये याद रख लेना, पाटलिपुत्र अक्सर पूछा जाता है। ये 251 BC में हुई थी। राइट, 251 BC में। तो इसका शासनकाल उस समय किसका था? अशोक का। ठीक है, अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे उस समय। तो इनका उद्देश्य क्या था? तो संघ मतभेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करने के लिए, बौद्ध धर्म को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका संगीति का आयोजन किया गया था। तो उस समय एक और इसमें पिटक जोड़ दिया गया था, अभिधम पिटक। और फोर्थ जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में, फर्स्ट एडी में हुई थी। फर्स्ट एडी में उस समय एडी शुरू हो चुका था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। अश्व घोष, ये याद रह जाना चाहिए क्योंकि कई बार मिलान में पूछा जाता है। तो शासन किसका चल रहा था उस समय? कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क उस समय शासक थे वहाँ के कश्मीर के। तो वहाँ पर ये हुई थी। इसका उद्देश्य क्या हुआ था? क्यों इन्होंने फोर्थ बौद्ध संगीति को आयोजन किया था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था उस समय। एक संप्रदाय का नाम था हीनयान, वो दूसरे का था महायान। राइट, हीनयान और महायान। तो 2 संप्रदायों में इसको बांट देने का कारण क्या था? क्योंकि इनमें आपस में बनती नहीं थी, इस कारण इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। महायान, ये याद रख लेना। तो बौद्ध धर्म को 2 हिस्सों में किस बौद्ध संगीति में बांटा गया था? ये था चौथी बौद्ध संगीति में। राइट। मौर्य सेना में सम्मिलित थे पदाति, अश्वरोही, रथ या गज। तो मौर्य सेना बहुत ही बड़ी सेना हुआ करती थी मौर्य प्रशासन में। और उसमें पदाति भी थे, पैदल यात्री भी हुआ करते थे, अश्वरोही घोड़ा सवार भी होते थे, और रथ में भी चलने वाले होते थे, और गज हाथी भी हुआ करते थे। हाथियों की तो बहुत बड़ी तादाद में इसमें सेना हुआ करती थी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। और मौर्य सेना के बारे में सबसे ज़्यादा जो बताया है इंडिका बुक में, इंडिका बुक में विवरण मिलता है। किसने लिखी थी इंडिका? मैगथनीज ने। ठीक है, मैगथनीज ने इंडिका लिखी है। उसमें उसने 6 इसकी समितियों के बारे में उल्लेख किया है। तो प्रत्येक समिति के 5 अध्यक्ष होते थे, यह भी मेंशन रखा है उसने। तो उसमें एक तो थी पदाति, अश्वरोही, रथ और गज। उसके बाद एक हुआ करती थी, उसमें दिया था उसने नौसेना। तो इनके पास अपनी नौसेना भी हुआ करती थी। और सैनिक यातायात से संबंधित एक अलग से समिति थी जिसको काफ़ी अलग से महत्व दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल कवि खड़ाउची से संबंधित थे? ऑप्शन ए है अपर, ऑप्शन 2 है परनर, ऑप्शन 3 है मामूलनार और ऑप्शन 4 है सुंदरमूर्ति। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित तमिल कवि थे वो कनौची से संबंधित थे। एक तो थे अपर और दूसरे थे सुंदरमूर्ति। जो अपर थे ये थे 700 BC के आसपास। ये शिव भगवान के काफ़ी ज़्यादा अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे। ये भी एक न्यानार संत थे। ये तमिलनाडु एरिया के रहने वाले थे। इन्होंने भगवान शंकर के लिए अनेकों भजन लिखे थे। राइट। यहाँ पर बात करें सुंदरमूर्ति की, ये 800 AD के आसपास तमिल कवि रहे हैं। और इनके बारे में यदि पता जाए, ये भी न्यानार संत थे और ये तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। ये भगवान शिव के अनुयायी थे। राइट, यहाँ पर ये याद रख लेना। और सुंदरमूर्ति के बारे में आपको एक बता दूं, तो ये 4 जो मेन इनके सदस्य हुआ करते थे उनमें से एक थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था? खाद, पाकिक और कुमारमात्य, महादंड नायक या संधि विग्राहक? से पहले तो समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन किया हुआ है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के बहुत बड़े शासक रहे हैं, जिनको बहुत सम्मान से याद भी किया जाता है। तो इसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने। ये भी याद रख लेना कि इसकी रचना जो है हरिसेन ने की थी। और ये कौशाम्बी में खुदवाया गया था। कहाँ पर है ये? कौशाम्बी में।
देखिए इसमें इसको दो भाषाओं में लिखा गया था, एक था ब्राह्मी लिपि में और दूसरा संस्कृत भाषा में। कि प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसा मात्र लेख है जिसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि टोटली लिखा गया है किसमें, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का एक काफ़ी अच्छा उदाहरण मिल जाता है यहाँ पे। इस लेख में जो मेंशन किया गया है कि हरिसेन कुमार माते महादंडनायक और संधि विग्रह के पदों पे ऊपर आसीन था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? ऑप्शन ए है स्वर्ण बेलगोला की गोमट की एकाश्मक प्रतिमा, बी ऑप्शन है ग्वालियर की पार्श्वनाथ प्रतिमा, सी ऑप्शन है उदयगिरी की जैन प्रतिमा और डी ऑप्शन है भोजपुर की पार्श्वनाथ की प्रतिमा। सो दोस्तों मेरा अक्सर मकसद रहता है कि मैं आपको क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूं ताकि आप यदि मेरे चैनल पे आए हैं, अपनी MB यूज़ कर रहे हैं, अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो आप कम से कम मैक्सिमम यहाँ से सीखे जा सकें। यही कारण रहता है कि आपकी प्रेपरेशन पूरी तरीके से हो सके, इसीलिए मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो पूछा गया है कि विशालकाय जैन प्रतिमा कौन थी, ये तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है इसका, स्वर्ण बेलगोला की गोमट की एकाश्मक प्रतिमा। तो कौन थे स्वर्ण बेलगोला, जगह कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है कर्नाटका में। एक तो ये याद रखिए, कर्नाटका में। तो ये किससे रिलेटेड है? ये बाहुबली से रिलेटेड है। तो बाहुबली कौन थे? बाहुबली जो फर्स्ट तीर्थकर थे जैनिज़्म के, ऋषभदेव उनके पुत्र थे। ठीक है, अब ये याद रखना, ये उनके पुत्र थे ऋषभदेव के। तो पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट और गंग गुजरात के जो चालुक्य थे ना, चंदेल शासक थे, उन्होंने जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। तो राष्ट्रकूट शासक जो था अमोघ वर्ष, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रख लीजिए। अमोघ वर्ष किसका था? राष्ट्रकूट का शासक था। तो एक थे गंग वंश के राजा थे राजमहल, उनका एक मंत्री हुआ था चामुंड राय, राइट, याद रखना यहाँ पर किसका मंत्री था? चामुंड राय। और उस चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में, यहाँ पर एडी की बात आ रही है, तो इसमें स्वर्ण बेलगोला के पास एक बाहुबली की अति विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था। तो ये एक गोमतेश्वर, जिसे गोमट की एकाश्मक प्रतिमा कहलाती है। हर 12 साल के बाद यहाँ पर महामस्तक अभिषेक किया जाता है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जाकर के यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना की थी और महामस्तक अभिषेक किया था यहाँ पर जाके, राइट। यहाँ पर ऑप्शन ए है इसका आंसर। समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन एक है गया ताम्रपत्र, बी ऑप्शन है नालंदा ताम्रपत्र और सी ऑप्शन है एरन स्तंभ लेख और फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है गया ताम्रपत्र में। ऑप्शन एक में यहाँ पर है गया ताम्रपत्र और नालंदा ताम्रपत्र। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, गया में और नालंदा के जो ताम्रपत्र थे उसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया था। ये याद कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही आंसर है। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे? एक है अप्रतिज्ञ प्रकार के, खड्ग निहंता प्रकार और खड्ग प्रकार। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे उनमें एक तो थे अप्रतिज्ञ प्रकार और दूसरे थे गजारूढ़ प्रकार जिसमें हाथी भी था और तीसरे थे खड्ग निहंता प्रकार और खड्ग प्रकार। चारों प्रकार के ये सिक्के हैं ना, ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर डी आंसर है इसका। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राजवंश हैं और उनके संस्थापक हैं। तो उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक थे कुषाणगुप्त, ऑप्शन 1 के साथ सही मिल जाएगा। और आगे आता है मौखरी वंश। मौखरी वंश की स्थापना गुप्त काल के बाद हुई थी, उसका पतन जब हो गया था उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी और इस वंश की स्थापना की थी अश्वपति ने। ठीक है, यहाँ पर मौखरी जो है अश्वपति के साथ सम्मिलित हो जाएगा। और पुष्यभूति वंश जो था इसके संस्थापक थे नंदवर्मन। ठीक है, इसकी राजधानी थी थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ती है। आप ये याद रख लेना, थानेश्वर का एरिया जो है वो हरियाणा में पड़ता है। ये नंदवर्मन इसके संस्थापक थे और वर्मन वंश की स्थापना की थी प्रथम जो इनके महत्वपूर्ण शासक रहे हैं पुष्यवर्मन, राइट। तो ये माना जाता है कि जो पुष्यवर्मन थे ये समुद्रगुप्त जब था ना, समुद्रगुप्त के समकालीन माने जाते हैं। यहाँ पर सभी के सभी एक साथ सीधे सम्मिलित किए हुए हैं। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2, 3 और 4। हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युआन च्वांग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था?
ऑप्शन 1 है गौड़ नरेश, ऑप्शन 2 है नरेश कश्मीर का नरेश, ऑप्शन 3 है काउंची नरेश और ऑप्शन 4 है वल्लभी नरेश। कौन थे युआन च्वांग? एक चीज़ याद रख लेना, हर्ष के काल में आया था ये ह्यूनसांग। एच से हर्ष पड़ता है, आप इसे एक्रोनियम बना लीजिए, एच से हर्ष और एस से ह्यूनसांग। और ह्यूनसांग का दूसरा नाम था युआन च्वांग। युआन च्वांग हर्ष के साथ जब मिलने आया था उसे और किन किन राजाओं से मिलने का मौका मिला था? ये लगभग 629 एडी में आया था और 1 साल रहने के बाद ये वापस चला गया था। फिर ये फिर आया और सर्वप्रथम कपिशा पहुंचा। कपिशा एरिया है यहाँ भारत में, वहाँ पर ये 15 साल लगभग रहा और 645 ईस्वी के बाद ये फिर से वापस चाइना चला गया। तो चाइना में रहने के बाद ये फिर से वापस फिर भारत आया। तीसरी बार जब भारत आया तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर अध्ययन करने लगा और इसने महात्मा बुद्ध के काफ़ी ज़्यादा जो ग्रंथ थे उनके ऊपर रिसर्च भी की। और इनकी एक बुक है CU की, आप ये याद रख लेना, CU की एक बुक है इनकी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है जो इसने लिखी थी। युआन च्वांग के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध बुक है। इसमें इसने 138 देशों का विवरण दिया हुआ है। राइट, यहाँ पर ये याद जरूर कर लेना, कई बार पूछा जाता है। तो जब ये हर्ष से मिलने आया था उसके बाद इसको नरेश जो कश्मीर के थे उससे मिला, ये काउंची नरेश से मिला और वल्लभी नरेश से मिला। ये तीनों राजाओं से मिलने का इसको मौका मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में ये चार तीनों के तीनों दे रखे हैं, 2, 3 और 4। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन वन, जिसे विचित्र चित्त भी कहा जाता है, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। कारण इसका है किसी समय वह जैन धर्म का अनुयायी था किंतु उसको छोड़कर वह शैव धर्म में चला गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पल्लव वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिंह विष्णु। ठीक है, यह याद रख लेना, सिंह विष्णु था उसका संस्थापक, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। और जो महेंद्र वर्मन वन है जिसका कथन ए में पूछा गया है कि, तो आपको ये बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड इंसान था और ये यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है इसका, क्योंकि इसने एक बुक भी लिखी थी, व्यंग्यात्मक बुक लिखी थी, उसका नाम था मत विलास प्रहसन। आप ये याद रख लेना। राइट, तो यहाँ पर ये कह देना कि ये अस्थिर मस्तिष्क के व्यक्ति थे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन कथन ए जो है यहाँ पर गलत है। और कारण इसका क्या है, किसी समय वह जैन धर्म के अनुयायी थे किंतु उनको छोड़कर वह शैव धर्म में चले गए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सबसे पहले थे वो जैनिज़्म को ही मानते थे ये। तो जैनिज़्म के बाद ये एक तमिल संत थे अप्पर, उनके कॉन्टैक्ट में आए। आप ये याद रख लेना, अप्पर जो तमिल कवि थे उनके कॉन्टैक्ट में आए जब, तो उन्होंने इनको शैव धर्म में कन्वर्ट करवा दिया। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होना चाहिए क्योंकि ए गलत है और आर सही है। डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। और भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो का कदारिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या ग्वालियर का तेली मंदिर? तो जो ग्वालियर का तेली मंदिर ये MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यह भी याद रख लेना, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 100 फीट है, 100 फीट ऊंचा ये मंदिर है। तो ये द्राविड़ शैली का बना हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसने पूर्वजों के अयोध्या पर शासन किया था? भी उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था। ऑप्शन ए है कल्याणी के चालुक्य, बी है चौल, सी है पल्लव और डी ऑप्शन है मानखेड़ के राष्ट्रकूट। चालुक्य वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। तैलप सेकंड जो थे उन्होंने इसकी संस्थापना की थी, लगभग की थी 1993 से लेकर 1997 में। असल में राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे, जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके ये सामंत हुआ करते थे। कल्याणी के चालुक्य ही थे, यही दावा करते थे कि उनके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। भृगुवंश के श्री जय इंद्र वर्मन महाधिराज ने किस पर शासन किया था? ए ऑप्शन चंपा, बी जावा, सी काम्बुज या डी इरावड़ी पर स्थित पगान। तो जो भृगुवंश का जय इंद्र वर्मन था इसका एक और नाम था, आप यह भी जरूर याद रखना, इसका नाम था पोकलोग गरई। ये चंपा का रहने वाला था, इसने चंपा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया था। 1167 से लेके 1192 ईस्वी के आसपास ये वहाँ का शासक रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, चंपा सही हो जाएगा इसका। नीचे 2 अभी कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है भंडारकर वीर शैवों को लिंगायत संप्रदाय के समक्ष रखते हैं और उनका प्रादुर्भाव शैवों के आराध्य स्कूल से जोड़ते हैं। कारण यह है कि ब्राह्मणी कर्मकांडों तथा जाति व्यवस्था के प्रभु तत्व को स्वीकृति लिंगायत आंदोलनों का मूल तत्व है। यहाँ पर कथन जो है बिल्कुल सही है
और कारण जो है ब्राह्मणी कर्मकांडों तथा जाति व्यवस्था के प्रभु तत्व की स्वीकृति लिंगायत आंदोलन का मूल तत्व है, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी, ए सही है किंतु आर बिल्कुल गलत है। फ़क़ है मुदबिर और उनकी अदाब उल हर्ब व शुजात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तो यहाँ पर ये याद रखिए कि ये जो दो बुक दे रखी हैं, अदाब उल हर्ब और शुजात, ये किसकी लिखी हुई हैं? वे मुदबिर की लिखी हुई हैं, फ़क़ है मुदबिर की। और इसके संदर्भ में नीचे दो कथन दे रखे हैं, चार, उनमें से हमने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ऑप्शन एक में यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो इल्तुतमिश का शासनकाल था उसके स्टार्टिंग में जो युद्ध की कला पर जो किताबें लिखी गई थी मुदबिर के द्वारा, तो उसमें इल्तुतमिश का जिक्र आता है। और ऑप्शन दो है फ़क़ है मुदबिर ने भारत में बनी तलवारों की काफ़ी तारीफ़ की थी। तो जब युद्ध की बात आती है तो वहाँ पर तलवारों के बारे में इसने भी इसके ऊपर जिक्र कर रखा है। यहाँ पर ऑप्शन दो भी सही है। और मुदबिर ने लिखा कि राजस्थान के खेतड़ी में लोहे के अयास्कों को गालने का काम होता था, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान के बारे में इसके बुक में कोई भी जिक्र कहीं नहीं आता। और ऑप्शन चार में पूछा गया कि वह दमिश्की स्टील बनाने का सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है। तलवारों को बनाने के लिए जो दमिश्की स्टील का बनाने का जो सबसे पुरानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ करता था वो भी इसमें मेंशन कर रखा है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, एक, दो और चार। एक, दो और चार यहाँ पर है डी ऑप्शन में, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है सुल्तान जैनुल अबादीन ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षण थे और वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे जिनके साथ चर्चा करना उन्हें पसंद था। और कारण है उनके शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली शिराजी, काजी जमाल तथा सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उपरवास कर गए। यहाँ पर जो कथन है सुल्तान जैनुल आबादीन, ये वाकया ही काफ़ी बड़े ज्ञान के संरक्षण माने जाते हैं। ये कश्मीर के शासक थे, उनके साथ चर्चा करना इन्हें बिल्कुल पसंद था, कथन बिल्कुल सही है। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी और काजी सैयद शिराजी, काजी जमाल और सैयद मोहम्मद सिस्तानी, जो तीनों जो थे ये अपना एरिया छोड़ करके कश्मीर में आकर के रहने लगे थे। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है और कथन दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ए आंसर सही है इसका। 19वां क्वेश्चन है अफगानों के साथ उलुग खान बलबन, जिसे बलबन यानी कि उलुग खान का दूसरा नाम बलबन था, ये याद रख लेना, कि संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक है उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे। तो जो बलबन था ये इल्तुतमिश का दास था, तो इल्तुतमिश ने इसे मंगोलों से ख़रीदा हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे, ये बिल्कुल सही कथन है। और ऑप्शन दो है जब उलुग खान सुल्तान बना अपनी दिल्ली के निकट पटियाली, कामपिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियाँ बनाई और उन्होंने अफगानों के नियंत्रण में भी रखा था, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सुल्तान बलबन ने अफ़गान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वज़ीर नियुक्त किया था, जी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है सुल्तान बलबन ने अनेक अफ़गानों को अपना गवर्नर बनाया था, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसने किसी भी अफ़गान को अपना गवर्नर नहीं बनाया था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सुल्तान ने आदेश दिया वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। 50% कहते हैं कि उसको जमा करना चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट जो दे रखी है, उपरोक्त कथन में किस सुल्तान ने ज़मीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक या डी ऑप्शन है फिरोज तुगलक। जो सुल्तान थे दिल्ली के सबसे पहले, तो इनके बारे में थोड़ा सा यह कहा जाता है शुरू में जब ये भारत पे इन्होंने कब्जा किया तो इनकी जो मेन काम था, मेन इनकी प्रवृत्ति थी, तो ये वहाँ पर लूट माट करने और यह करने आए थे। यहाँ पर कहते थे कि लूट करके अपना खाओ पियो और चले जाओ। जैसे जैसे इनका आगे आगे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो सबसे पहले जो बलबन थे, आप ये याद रखना कि बलबन सबसे पहले शासक थे जिन्होंने थोड़ा सा लोगों के प्रति अपना, ऐसे कट्टर शासक था वो, लेकिन उसने लोगों को सुविधाएं देने के लिए सबसे पहले पहल की थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम किया था, जिसे साहसी राजा माना जाता है, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इसने राज्य व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी और इसने ख़ास तौर पे जो ट्रेड वर्क था, जो मंडी वर्क था, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। तो उसी ने ये आदेश दिया था कि जो भी पैदा होता है
उसकी नपाई प्रति बिस्वा के हिसाब से होनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के उसको आधा जो है वो जमा ही कर देना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। सो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो 2017 जनवरी महीने में पूछे गए थे। तो आगे नेक्स्ट सेट में आगे वाले जितने भी, पहले क्या हुआ करता था कि 2 पेपर आया करते थे, पेपर 2 और पेपर 3 जो हिस्ट्री से रिलेटेड हुआ करते थे। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन होते थे। ये पेपर 3 की एक्सप्लेनेशन है जिसमें ऑलरेडी मैं 30 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। तो आगे वाले 45 क्वेश्चन की मैं एक ही वीडियो में लेके आ रहा हूँ। आप उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो। मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं मैक्सिमम जानकारी आपको दे सकूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।